नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर। दोस्तों, संविधान में हम सभी लोग भाग 18 की चर्चा पिछले वीडियो में कर रहे थे। उसका एक पार्ट अभी बचा हुआ था। पिछले वीडियो में हम सभी ने राष्ट्रीय आपातकाल, उसके प्रभाव तथा उसके मौलिक अधिकारों पर विशिष्ट तौर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, संघीय ढांचे पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। आज हम लोग उसी आपातकाल में संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की चर्चा करेंगे। संवैधानिक आपातकाल को सामान्यतः हम लोग राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के विषय में आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, देखा होगा कि किस प्रकार से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। आज राष्ट्रपति शासन की जो संवैधानिक जो परिचर्चा है उसको आज हम इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के विषय में, जो कि संविधान के भाग 18 के महत्वपूर्ण अंग हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रश्न हमेशा बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के विषय में। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि भाग 18 में जो आपातकालीन प्रावधान हैं उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक किया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय आपातकाल की बात की थी, जिसमें हमने अनुच्छेद 352, 53, 54, 55, 58 और 59 की चर्चा की थी। तो ये 352 से लेकर 360 के बीच में अभी महत्वपूर्ण 3 अनुच्छेद बचे हुए हैं, जिसमें संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 356 और 57 में राष्ट्रपति शासन और उसके प्रभावों की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा। तो आज मुख्य रूप से हम इन्हीं 3 अनुच्छेदों की इस वीडियो में व्याख्या करेंगे और इसमें मूल रूप से राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है, इनकी तुलना भी करते हुए हम चलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं संवैधानिक आपातकाल। दोस्तों, आपको हमने बताया कि अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की बात करता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, विभिन्न परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं कि राष्ट्रपति शासन की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये 356 में किया गया है। तो यहाँ एक अन्य अनुच्छेद की मैं चर्चा करना चाहूंगा, अनुच्छेद 355 की। 355 अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसके विषय में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की और अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा करे। तो इसमें एक अन्य लाइन जुड़ी हुई है कि संघ सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्यों का शासन संवैधानिक रूप से ही चले। इसको कौन सुनिश्चित करेगा? संघ। तो संघ के ऊपर अनुच्छेद 355 एक कर्तव्य आरोपित करता है। क्या कर्तव्य आरोपित करता है? कि राज्य की सरकार किसके अनुसार चल रही हो? संविधान के अनुसार। तो यहां पर जो अनुच्छेद 356 लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति महोदय इन्हीं आधारों पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसी को संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। तो 356 में कहा गया है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब राज्य की सरकार संवैधानिक रूप से न चल रही हो, तो इसमें क्या करेगा? वह राज्य का शासन संविधान के अनुसार जब नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता से क्या तात्पर्य है। जैसे एक प्रक्रिया है राज्य में सरकार बनाने की, मतलब कि राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जिसे बहुमत मिलता है वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है और संविधान में यही वर्णित है। तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लिया जाए कि अगर किसी राज्य में किसी दल को बहुमत नहीं मिला और किसी भी दल ने अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया, तो उस राज्य में क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए या कार्यपालिका के निर्माण के लिए कोई भी दल उपयुक्त मेजॉरिटी नहीं जमा पाया। तो एक आधार ये हो सकता है। दूसरा आधार क्या हो सकता है कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को, अनुच्छेद 365
अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि राज्य सरकार का भी यह कर्तव्य होगा कि वो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे। तो एक स्थिति यह भी बन सकती है कि अगर केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य सरकारें नहीं मानती हैं तो राष्ट्रपति इस बात को लेकर सुनिश्चित हो सकता है कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो आपको यहां दो परिस्थितियां मिल गई, पहला कि एक तो 356 के अनुसार और दूसरा 365 के अनुसार। अब यहां जैसे तीन अनुच्छेदों की, मुख्य रूप से तीन अनुच्छेदों की चर्चा हुई जिससे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहला अनुच्छेद जिस बात को संघ सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना है, अनुच्छेद 355 में, अनुच्छेद 355 क्या कह रहा है कि संघ सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्यों की जो सरकारें हैं वो संविधान के अनुसार चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ये संघ का तो कर्तव्य हो गया। अब यहां कहा गया है 356 में कि जब राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वो राष्ट्रपति शासन इंपोज कर सकते हैं। अब यहां दो चीजें हैं। पहला, कहा गया है कि राज्यपाल कोई प्रतिवेदन दे, किसी संबंधित राज्य के राज्यपाल यह प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दें कि वर्तमान समय में इस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है। तो राष्ट्रपति को अगर यह बात राष्ट्रपति को सुनिश्चित हो जाती है कि हाँ राज्यपाल ने जो प्रतिवेदन दिया है यह सही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। या राष्ट्रपति खुद यह जान ले, राज्यपाल ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया फिर भी राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित कर ले राष्ट्रपति कि इस राज्य में या इस किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये हो गया। तो दो जगहों से यह शक्ति राज्य को मिलती है, राष्ट्रपति को मिलती है, पहला 356 से और दूसरा 365 से। 365 में कहा गया है कि राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति को यह सलाह, मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं। तो अगर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल यह सलाह दे देती है राष्ट्रपति महोदय को कि हाँ केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को संबंधित राज्य मानने से इनकार कर रहा है या नहीं मान रहा है, तो ये मान लिया जाएगा कि संविधान के अनुसार सरकार उस राज्य में नहीं चल रही है। तो दो जगहों से पावर मिली किसको? राष्ट्रपति को, दो अनुच्छेदों से। और तीसरा अनुच्छेद जो संबंधित अनुच्छेद है वो 355 है कि संघ यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में संवैधानिक शासन चल रहा है या नहीं, संविधान के अनुसार शासन चलाना चाहिए, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 355 में। तो यहां सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी है वो बात यह है कि राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 356 में। क्यों लगाया जाएगा राष्ट्रपति शासन, किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा? जब संबंधित राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए? विफल, मतलब संविधान के अनुसार राज्य की सरकार न चलाई जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति को दो अनुच्छेदों से यह पावर मिल रही है कि जिससे वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, वो है 356 और 365, इन दोनों से मिल रही है। लेकिन यहाँ जो मुख्य प्रश्न है यही है कि अगर आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा जाए राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है, वो अनुच्छेद है 356। 356 के द्वारा आप राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब राष्ट्रपति ने तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी, अब आगे संसद कैसे इन्वॉल्व होगी इसमें? तो इसमें कहा गया है 356 में ही कि संसद 2 महीने के भीतर, जिस दिन राष्ट्रपति ने यह घोषणा की कि फला राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसके 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से संसद क्या निर्धारित करे कि राष्ट्रपति के दिए गए प्रस्ताव या लगाए गए राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दे। मतलब संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब है उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, तो ये सामान्य बहुमत से ये हो जाएगा। उसके बाद इसकी कार्यावधि कितनी होगी, राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चलेगा? तो ये एक बार में 6 माह। यहां से सवाल पूछे जाते हैं बहुत, इसको ध्यान से देखिएगा कि एक बार में जब संसद ने अनुमोदन कर दिया तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग जाएगा। और इसके बाद कहा गया है, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 3 वर्ष। मतलब किसी राज्य में 3 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, ये कहा गया है।
लेकिन इसके बाद भी एक शर्त और लगाई गई है। जब किसी राज्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन हो जाए, मतलब 6 महीने संसद ने अनुमोदन, 6 महीने के लिए संसद ने अनुमोदन किया, दोबारा संसद ने फिर अनुमोदन किया, तो कितने दिन तक राष्ट्रपति शासन चला? 1 साल तक, जब दोबारा संसद कर देगी। अब यहां 44वें संविधान संशोधन से यह बात कह दी गई है कि यह 2 शर्तें होंगी जिसके बाद ही 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन उस राज्य में चल सकता है। वो शर्त क्या है? वो शर्त निर्वाचन आयोग के ऊपर दी गई है कि निर्वाचन आयोग या तो ये हो कि उस दौरान वहां आपातकाल लगा हो, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, कि मतलब मान लीजिए कि अगर पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और उस राज्य में 1 साल का राष्ट्रपति शासन पूरा हो गया, तो उसमें 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन तभी आगे बढ़ाया जाएगा अगर मान लीजिए उसी समय पंजाब राज्य में क्या हो जाए, आपातकाल की घोषणा हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, मतलब युद्ध हो गया हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई हो, तो ऐसी दशा में क्या होगा, आपातकाल लगा होगा, तब राष्ट्रपति शासन 1 साल से आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है कि निर्वाचन आयोग ये बता दे कि इस राज्य में अभी ये परिस्थितियां नहीं हैं कि राज्य में विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। तो ये 2 शर्तें हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये चीज जोड़ी गई है कि अगर 1 साल के आगे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में आगे बढ़ाना है तो 2 शर्तें हैं, या तो उस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई हो, या तो फिर निर्वाचन आयोग इस बात को कहे कि अभी उस राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई हैं कि वहां विधानसभा के चुनाव कराए जा सके। तो ऐसी 2 स्थितियों में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से आगे बढ़ा दिया जाएगा और उसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 3 वर्ष। मतलब कि 3 वर्ष से पहले उस राज्य में आपको विधानसभा का चुनाव करवाना ही पड़ेगा। तो यहां से क्या सवाल बना? 3 सवाल बने यहां से जो पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा कितनी है? 3 वर्ष है। 3 वर्ष से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 1 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शासन को 2 शर्तें होनी चाहिए कि राज्य में या तो राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो, और या फिर निर्वाचन आयोग इस बात को तय कर दे कि अभी राज्य में ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि वहां पर विधानसभा के चुनाव कराए जा सके, तब वो राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से ज्यादा आगे बढ़ाकर 3 वर्ष तक या उससे कम समय तक रखा जा सकता है। अधिकतम सीमा 3 वर्ष तक। तो अब यहाँ हमने चर्चा कर ली किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगेगा, कैसे लगेगा और उसकी समय सीमा क्या होगी। ये 3 चीज आपको क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस चीज को समझते हैं। और ये महत्वपूर्ण है, इस पे लगातार प्रश्न बनाए जाते हैं। पीछे हमने बताया था, कुछ अंतर बताए थे राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के, जब हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ रहे थे। यहाँ उन्हीं चीजों को हम देखते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है राज्य की कार्यपालिका बर्खास्त हो जाएगी। कार्यपालिका बर्खास्त होगी। विधानसभा क्या हो सकती है? बर्खास्त भी, विघटित भी की जा सकती है और निलंबित भी हो सकती है। अब इसका अंतर समझ लीजिएगा। कार्यपालिका से आप क्या समझ रहे हैं? हमने कहा कार्यपालिका कंपल्सरली क्या कर दी जाएगी? बर्खास्त, मतलब हटा दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। कार्यपालिका से तात्पर्य है कि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, उस मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और वो किसकी सहायता के लिए है? राज्यपाल की। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मुख्यमंत्री और उसकी परिषद होती है, मंत्रिपरिषद। उसको राष्ट्रपति महोदय क्या कर देंगे? बर्खास्त, मतलब न मुख्यमंत्री रह जाएंगे न उनकी मंत्रिपरिषद रह जाएगी, सभी अपने पद से हट जाएंगे। तो यहां ये ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका क्या हो रही है? बर्खास्त, हटा दी जा रही है, खत्म कर दी जा रही है। अब जब आगे 6 महीने, 1 साल या 3 साल बाद जब भी चुनाव होंगे तो नई कार्यपालिका आएगी। अगर चुनाव नहीं होता है, फिर से कह दिया जाता है कि हाँ, अगर दूसरे कोई दल, 2 दल मिलकर अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो फिर से सरकार आगे बढ़ा दी जाएगी। लेकिन वो वाली स्थिति क्या है? वो विधानसभा है। विधानसभा या तो विघटित कर दी जाएगी कि नहीं चुनाव होगा अब, या तो फिर निलंबित की जाएगी। निलंबित मतलब अब विधानसभा की पावर्स नहीं रह जाएंगी। लेकिन आगे एक ऑप्शन बना हुआ है कि आगे विधानसभा के सदस्य अगर कोलिजन सरकार बना सके, बहुमत नहीं सिद्ध हो पा रहा है, आगे बहुमत सिद्ध हो जाए तो ये सरकार आगे बन सकती है। तो निलंबन की स्थिति में होगा। यहाँ अंतर समझिएगा, कार्यपालिका कंपल्सरली बर्खास्त हो जाती है, लेकिन विधानसभा विघटित भी हो सकती है और निलंबित भी की जा सकती है।
जैसे अगर उदाहरण स्वरूप माना जाए, आपको अभी हाल फिलहाल में याद हो कि महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार जो शिंदे सरकार है, इसके पहले की सरकार में एक दिन क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी सरकार के नेतृत्व में, बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार बनी। उसके बाद वो सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई, एक ही 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए थे और फिर वहां कुछ दिनों के लिए क्या कर दिया गया था, कुछ दिनों वहां सरकार नहीं बन पाई। या इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे एक दल ने अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए क्या किया, राज्यपाल को अपना बहुमत सिद्ध करने का वो दिया, प्रस्ताव दिया, उसके बाद 10 दिन 15 दिन में अगर बहुमत सिद्ध करना है और सरकार बहुमत नहीं सिद्ध कर पाई और सरकार क्या हो गई, गिर गई, तो राष्ट्रपति शासन इंपोज कर दिया जाता है कि अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है और राष्ट्रपति शासन आगे चलेगा। फिर उसके बाद दूसरा दल आता है और कहता है कि हमने बहुमत पा लिया है और वो अपना प्रस्ताव राज्यपाल महोदय को देता है, राज्यपाल महोदय आगे बहुमत सिद्ध कराते हैं, सिद्ध हो जाता है तो आगे वो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाता है। तो इस तरीके की परिस्थितियां, विभिन्न परिस्थितियां आती हैं जिनमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यहाँ आपको मुख्य रूप से ये समझना है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, ये राज्य की कार्यपालिका बर्खास्त होती है, मतलब मंत्रिमंडल हट जाता है, बर्खास्त हो जाता है। यहां आपको हमने यही अंतर बताया था राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य के जो की कार्यपालिका होती है वो बर्खास्त नहीं होती, वो निलंबित होती है, मतलब उनको सस्पेंड किया जाता है उतने दिनों के लिए जब तक राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद पुनः वही मंत्रिमंडल कार्य करने लगता है, लेकिन यहां वही मंत्रिमंडल कार्य नहीं करेगा, उसके बाद दूसरा नया मंत्रिमंडल बनेगा। तो यहां बर्खास्त कर दिया जाता है। विधानसभा विघटित भी हो सकती है, निलंबित भी हो सकती है। तो इसका अंतर आप समझे रहिएगा, विधानसभा और कार्यपालिका। उसके बाद राज्य सरकार के कार्यों को कौन अपने हाथ में ले लेता है, राज्य सरकार के कार्यों को राष्ट्रपति महोदय अपने हाथ में ले लेते हैं और राज्यपाल एवं अन्य जो अधिकारी हैं उनकी भी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, राष्ट्रपति महोदय के पास चली जाती हैं। तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है, राष्ट्रपति महोदय तुरंत घोषणा करते हैं, यह घोषणा कर देते हैं वो कि विधानमंडल की जो शक्ति होगी, जो विधानमंडल कार्य कर रहा था राज्य में, वो विधानमंडल की शक्ति किसको मिल जाएगी, संसद को। और संसद क्या करेगी, राज्य के लिए विधेयक बनाएगी, नियम कानून बनाने लगेगी संसद। और बजट प्रस्ताव अगर देना है तो बजट वगैरह के प्रस्ताव भी कौन देगा, संसद देगी। तो ये अनुच्छेद 356 में इतनी बात कही गई है। राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगेगा, राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाएगा, संसद कैसे उसका अनुमोदन करेगी, उसके बाद यह कितने समय तक चलेगा और उसके बाद क्या होगा, जब क्या प्रभाव पड़ेगा राज्य के विधानमंडल और उसकी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी वर्णन किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति को क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त। विधानमंडल को बर्खास्त भी किया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है, दोनों में से एक चीज होगा, या तो निलंबित या तो बर्खास्त। बर्खास्त मतलब कि आगे नया चुनाव होगा, निलंबन मतलब आगे आपकी संभावना अभी है राज्य को क्या बनाने के लिए, नया मुख्यमंत्री देने के लिए या नई कार्यपालिका देने के लिए। उसके बाद राज्य सरकार के कार्य किसके हाथ में चले जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय के। राज्यपाल और उसके अन्य प्राधिकारियों की शक्ति भी किसमें निहित हो जाएगी, राष्ट्रपति महोदय में। और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय घोषणा के द्वारा वह घोषणा करेंगे कि राज्य विधानमंडल के सभी कार्य और शक्तियां किसको दी जा रही, संसद को। और संसद ही राज्य के लिए विधेयक बनाएगी, कानून बनाएगी और बजट प्रस्ताव भी ले आ सकती है। तो इतना तो 356 में है। इसके बाद जैसे हमने वहां देखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल हटाने के लिए लोकसभा को साधारण बहुमत से लोकसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है, या राष्ट्रपति महोदय किसी पश्चातवर्ती घोषणा के द्वारा बाद में यह घोषणा कर दे कि आज से राष्ट्रपति महोदय घोषणा करें कि आज से आपातकाल समाप्त हो रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल तो समाप्त हो जाता था। यहां कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी समय राज्य में जब संवैधानिक स्थिति बहाल हो जाए तो किसी भी समय वो अपनी इस उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं। इसमें वापस लेने के बाद किसी भी सदन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ ये है, ये वापस कैसे होगी, राष्ट्रपति महोदय उद्घोषणा करेंगे और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है वो वापस हो जाएगी, वो जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है वो हटा दिया जाएगा। तो ये इसके वापस होने की प्रक्रिया है, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब 57 में विधायी संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है अनुच्छेद 357 में कि विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
जब किसी राज्य में 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो उस राज्य में विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विधायी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा आपसे अनुच्छेद 357 में की गई। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 357 क्या कहता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन जो उद्घोषणा हुई है उसमें विधायी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा। तो यहां आपको यह समझ लिया है आपने कि विधानमंडल की शक्ति को राष्ट्रपति ने उद्घोषणा के द्वारा किसको दे दिया है, संसद को। अब संसद जब विधेयक बनाने लगेगी, संसद बजट पारित करने लगेगी, तो संसद क्या कर सकती है वो यहां वर्णन किया गया है। जब राष्ट्रपति महोदय घोषित कर देते हैं कि विधानमंडल की शक्ति किसके पास है, संसद के पास, तो अब संसद क्या करेगी उसको देखिए। पहला पॉइंट है, संसद विधानमंडल की विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति को दे सकती है या वह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त किए गए एक व्यक्ति को भी दे सकती है, प्राधिकारी को भी दे सकती है। अब संसद कह दे कि यहाँ जितनी विधायी शक्ति है वो हम किसको दे रहे हैं, राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां चली जाएंगी। उसके बाद क्या है, यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, लोकसभा जो होती है आपको ये पता है कि संचित निधि पर, केंद्र की संचित निधि हो तो उस पर लोकसभा का अधिकार होता है, वही विधेयक पास करती है संचित निधि से पैसा लेने के लिए। तो राज्यों में क्या होता है, राज्य की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, राज्य विधानसभा का। तो विधानसभा उस पर प्रस्ताव ले आती है और राज्य की संचित निधि से पैसा लेके खर्च करती है राज्य की जनता के लिए। तो अगर लोकसभा सत्र में नहीं है, पैसे की जरूरत राज्य को होगी ही, राज्य का प्रशासन शासन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति उस राज्य की संचित निधि से पैसा निकाल कर राज्य के लोगों के लिए खर्च कर सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। संसद ने क्या कर दिया, पहले संसद, यहां समझिएगा इस चीज को, पहले राष्ट्रपति ने 356 के अधीन यह उद्घोषणा की कि विधानमंडल की शक्तियां किसके पास हैं, संसद के पास। अब जब विधानमंडल की शक्तियां संसद के पास चली गई तो अब संसद क्या करेगी, संसद ये कर सकती है कि वो क्या कहेगी, राज्य की विधायी शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी के पास है। दूसरी चीज, अगर लोकसभा सत्र में नहीं है तो राज्य की संचित निधि से जो पैसा निकलेगा उसे राष्ट्रपति महोदय निकाल सकते हैं और जनता के हित के लिए और राज्य के सामान्य शासन प्रशासन को चलाने के लिए खर्च कर सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, अगर संसद सत्र में ना हो, अगर संसद सत्र में नहीं है तो राज्य के लिए राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आपको अभी जब राष्ट्रपति महोदय से संबंधित वीडियो में अध्यादेश की चर्चा हमने की थी, तो यहाँ वो राज्य के लिए भी, अभी तक संघ के लिए करते थे, अब राष्ट्रपति शासन की स्थिति में अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय इसके राज्य के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, अब एक महत्वपूर्ण चीज जान लीजिएगा, जब राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा तो ऐसी स्थिति में जो कानून बनाए गए हैं, या तो संसद ने कानून बनाया होगा या तो राष्ट्रपति महोदय ने कानून बनाया होगा राज्य को चलाने के लिए। तो संसद या राष्ट्रपति महोदय या उनके किसी प्राधिकारी के द्वारा बनाए गए नियम कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी समाप्त नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे। वो नियम कानून तब तक चलते रहेंगे जब तक विधानसभा अपने बहुमत से उसको खारिज न कर दे या तो विधानसभा उन नियम कानूनों को परिवर्तित न कर दे। जब विधानसभा दोबारा, विधायिका जब दोबारा आएगी, जब राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा, तब राज्य को नई कार्यपालिका मिलेगी, नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो पहले कानून बन चुके हैं वो तब तक चलते रहेंगे जब तक कि विधायिका उसको वापस न ले ले या उसको परिवर्तित न कर दे, या विधायिका चाहेगी तो उसको पुनः लागू भी कर सकती है। और अगर इन तीनों पे कोई एक्शन विधानसभा नहीं लेती है तो वो कानून उसी तरह चलते रहेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद और राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बनाई गई जितने भी नियम हैं वो आगे भी चलते रहेंगे अगर विधानसभा ने उसे परिवर्तित न किया या तो उसको वापस न लिया। तो अब आगे एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, राज्य के पूरे शासन प्रशासन पर किसका अधिकार हो जाता है, किसको शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय उसको या अपने प्राधिकारी महोदय से चला सकते हैं, उसको प्राधिकारी के माध्यम से चला सकते हैं, या फिर उसको वो संसद को दे सकते हैं। विधायी शक्तियों को संसद को दे दिया, संसद अब राज्य के लिए कानून बना रही है। अब ऐसी स्थिति में इसे उच्च न्यायालय का क्या होगा, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय को। तो यहाँ ये स्पष्ट रूप से जान लीजिएगा, राष्ट्रपति महोदय उच्च न्यायालय की किसी भी शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना ही उच्च न्यायालय से संबंधित किसी प्रावधान को संशोधित करा सकते हैं या बदल सकते हैं।
तो हाई कोर्ट्स की जो शक्तियां हैं, जो उनसे संबंधित प्रावधान हैं, वो उन पर कोई प्रभाव राष्ट्रपति शासन का नहीं पड़ेगा, वो लगातार उसी प्रकार से बनी रहेंगी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे, राष्ट्रपति महोदय उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, ये कुल महत्वपूर्ण चीज रही किससे, संवैधानिक आपातकाल से, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज यहां और हम आपको बता दें, यहां आप ये नोट कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति शासन अभी तक कितनी बार लगा और कहां कहां लगा। तो राष्ट्रपति शासन का आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद से अभी तक 130 से ज्यादा बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। 132 बार इसका प्रयोग देश में विभिन्न राज्यों पर किया जा चुका है। अब यहां आपको हम बता दें, राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार कहां लगा है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में। यहां पर दोनों में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इसके साथ साथ आपको बता दें, पंजाब राज्य में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। यहां एक महत्वपूर्ण संख्यात्मक दृष्टि से तो ये 3 राज्य हो गए, मणिपुर उत्तर प्रदेश में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन, उसके बाद पंजाब राज्य में 9 बार। लेकिन कहां पर सर्वाधिक दिनों तक लगाया गया है, सर्वाधिक दिनों तक, तो ये है पंजाब राज्य। इसको ध्यान रखिएगा, पंजाब राज्य में उसके आजादी के बाद से अभी तक, पंजाब राज्य में अभी तक लगभग 10 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन चला है। विभिन्न कालखंडों में, लगातार नहीं चला है, विभिन्न कालखंडों में जो 9 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है, इसकी अवधि रही है लगभग 10 वर्ष। तो यहां ये सर्वाधिक दिनों तक अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा है, तो वो राज्य है पंजाब राज्य। और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बार कहां पे लगा है, तो वो है मणिपुर और उत्तर प्रदेश। इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा, वो मणिपुर और उत्तर प्रदेश में अभी तक 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये इसके फैक्ट संबंधित है। इसके बाद एक सूचना हम आपको और दे दें कि राष्ट्रपति शासन में भी कई बार इसमें कई संशोधनों के माध्यम से कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आपको हम बता दें, 38वें संशोधन में, जो 1975 में 38वां संशोधन आया, उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 356 में जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, 1975 में किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार थी। 38वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 356 के अधीन जब राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाएगी, तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इस चीज को चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। 77 तक चली, 78 में नई सरकार का चयन हुआ। नई सरकार जब आई तो उसने बड़ा संवैधानिक परिवर्तन किया, जिसे कहा गया 44वां संविधान संशोधन, जिसकी चर्चा यहाँ पर हमने की है कि 2 परिस्थितियां लगा दी गई कि 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन तभी चलेगा जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, या फिर निर्वाचन आयोग ये बता दे कि अभी निर्वाचन परिस्थितियां नहीं है। तो इस प्रावधान में, जो 38वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी सरकार ने इस चीज का परिवर्तन किया कि राष्ट्रपति शासन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकी, उसका परिवर्तन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। कहा गया कि राष्ट्रपति शासन जो है, ये न्यायालय में इसको चुनौती दी जा सकती है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति शासन अतार्किक ढंग से लगाया गया है, असंवैधानिक ढंग से लगाया गया है, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद एक बम्बई मामला आया है। बम्बई मामला 1994 के बम्बई मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि न्यायालय में क्या किया जा सकता है, चुनौती दी जाए। बम्बई मामला मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ये 1994 का है। 1994 में एक आया बम्बई मामला। बम्बई मामला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, कहा कि यदि राष्ट्रपति शासन अतार्किक ढंग से लगाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन को के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों को सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। और फिर कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर ये अतार्किक या असंवैधानिक ढंग से लगाया गया है, तो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन के दौरान इसको क्या किया जा सकता है, राज्य सरकार को पुनः बहाल किया जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के निर्णय को रोका जा सकता है। तो मतलब बम्बई मामले में ये महत्वपूर्ण निर्णय आया
कि नहीं, राष्ट्रपति शासन किसके है, न्यायिक समीक्षा के योग्य है। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और कहा गया कि जो ये राष्ट्रपति शासन है इसका अनुमोदन होने तक, मतलब संसद को कहा गया है ना 2 माह में संसद इसका अनुमोदन करेगी। तो कहा गया है कि राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति शासन की घोषणा की, तो आज से ही विधानसभा निलंबित नहीं होगी, मतलब कि समाप्त नहीं, या कार्यकारिणी उसकी जो कार्यपालिका है वो समाप्त नहीं होगी मुख्यमंत्री की, वो तब तक बनी रहेगी। जब तब तक बनी रहेगी मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से राष्ट्रपति इस बात का निर्णय नहीं ले लेंगे कि नहीं आज से सब कुछ समाप्त, रुक गया। ये अगर संसद के अनुमोदन तक आप उसको समाप्त नहीं कर सकते, केवल निलंबित कर सकते हैं। कि मतलब कि अगर आज से राष्ट्रपति शासन लगा तो राष्ट्रपति शासन के लगने से ही जो उनका कार्यपालिका होगी राज्य की वो निलंबित होगी। यहां मैंने क्या कहा कि राज्य की कार्यपालिका बर्खास्त हो जाएगी, निलंबित रहेगी तब तक जब तक 2 माह के भीतर उसका अनुमोदन संसद के द्वारा नहीं हो जाता। संसद ने ज्यों अनुमोदन दिया त्यों राज्य की कार्यपालिका क्या हो जाएगी, बर्खास्त। तो ये 3 मामले, जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु और 3 महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई मामले में दिया। तो इसमें अनुच्छेद 356 की चर्चा हुई। अनुच्छेद 356 कैसे लगेगा, उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, कितने दिनों तक प्रभाव उसका रहेगा, कैसे पारित होगा, और उसके बाद विधायी और कार्यपालिकी शक्तियों पर, राज्य की कार्यपालिकी शक्तियों पर क्या प्रभाव होगा, राष्ट्रपति की शक्तियां कैसे बढ़ेंगी, इसको वापस कैसे लिया जाएगा। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति महोदय जो नियम बनाते हैं, यहाँ हमने कहा कि संसद यह कह सकती है कि विधानमंडल की विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को दे सकती है। अब राष्ट्रपति महोदय कैसे कानून बनाते हैं ये भी जान लीजिए। उसको राष्ट्रपति के नियम कहे जाते हैं। जो राष्ट्रपति महोदय, जैसे मान लीजिए संसद ने ये अधिकार दे दिया राष्ट्रपति महोदय को, संसद विधानमंडल के लिए कानून नहीं बना रही है, वो कह रही है कि राष्ट्रपति महोदय बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं ये भी जान लीजिए। राष्ट्रपति महोदय मुख्यतः राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाते हैं। सामान्य परिस्थितियों में देखा जाता है कि राज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य प्राधिकारी को नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति महोदय, और उनके माध्यम से ये सरकारें चलाई जाती हैं। अब राज्यपाल महोदय के राज्यपाल महोदय निर्देशन किससे लेते हैं, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति महोदय के अनुसार वहां राज्यपाल शासन चलाते हैं राज्यों में। अब राष्ट्रपति महोदय नियम कैसे बनाते हैं, प्रत्येक राज्य के संसद के सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों। राष्ट्रपति महोदय उस राज्य की लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से सलाह करके राज्य के लिए नियम बनाते हैं, जिसको राष्ट्रपति के नियम कहे जाते हैं। तो ये उसमें सलाह किसकी होती है, संसद के सदस्यों की, उस राज्य से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के संसद के सदस्यों से राष्ट्रपति महोदय सलाह लेते हैं। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि संसद ही, जो यहाँ राष्ट्रपति महोदय कहते हैं विधानमंडल की शक्ति किसके पास है, संसद के पास, तो संसद ही संबंधित राज्य के लिए नियम कानून बना देती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति बनाते हैं तो वो उस राज्य से के संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की सलाह के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के लिए नियम कानून बनाते हैं। तो ये रही कुल चर्चा किसकी, राष्ट्रपति शासन की, जिसको हम संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। तो अब एक आपातकाल की और चर्चा बची, जिसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। उसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 360 में। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 360 किसकी चर्चा करता है, वित्तीय आपातकाल की। किन आधारों पर लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय जब किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में या देश की अर्थव्यवस्था में अगर ऐसा राष्ट्रपति महोदय को प्रतीत होता है कि वित्तीय अस्थायित्व नहीं रह गया है, या राज्य की या राष्ट्र की वित्तीय स्थिति क्या हो गई है, खराब, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कि राज्य में वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियां आ गई हैं, राज्य की शाख मतलब क्रेडिट और राज्य का वित्तीय स्थायित्व क्या हो गया है, गड़बड़। तो ऐसी स्थिति में क्या लगाया जाएगा, वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल कैसे होता है ये भी जान लीजिए, मंत्रिमंडल की सलाह पर करेंगे। हालांकि आप एक चीज ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय के जितने कृत्य हैं उसमें ये संविधान में पहले ही निर्णय आपको मैंने पहले की अनुच्छेद में बता दिया है कि संविधान ने ये कहा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति उसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन अब सलाह का प्रकार अलग अलग हो सकता है।
यहाँ भी राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है संवैधानिक आपातकाल में, और राष्ट्रीय आपातकाल में भी सलाह दी जाती है। लेकिन ये तीनों सलाहों का अंतर क्या है उसको भी जान लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में जब आप पढ़ रहे थे तो राष्ट्रीय आपातकाल में क्या कहा गया था, कंपल्सरली लिखित सलाह होगी वो, मतलब मंत्रिमंडल उनको लिखित सलाह देगा कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में लगाइए। यहाँ का क्या कहा गया, अनुच्छेद 356 में सलाह दी जाएगी लेकिन कंपल्सरली लिखित नहीं होगी, मौखिक सलाह भी हो सकती है। वही चीज यहाँ भी कहा गया है अनुच्छेद 360 में कि मंत्रिमंडल की सलाह पर होगा। मंत्रिमंडल ने सलाह दिया राष्ट्रपति महोदय को, देखिए वित्तीय अस्थायित्व आ गया है और देश की क्रेडिट जो है वो गड़बड़, साख गड़बड़ हो गई है। साख क्रेडिट का मतलब इकोनॉमिक्स की क्रेडिट से है, साख से है। तो संघ के मंत्रिमंडल की सलाह पर होगा, साधारण बहुमत से होगा। यहाँ भी साधारण बहुमत था, यहाँ भी साधारण बहुमत है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन भी संसद का अनुमोदन कैसा होगा, साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 360 में भी जो बहुमत देगा संसद, जो अनुमोदन देगा राष्ट्रपति के प्रस्ताव को, वो कैसा होगा, साधारण बहुमत से होगा। तो साधारण बहुमत से। और यहाँ भी क्या कहा गया, 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। जब संसद इस बात का अनुमोदन कर देगी कि राष्ट्र में वित्तीय या राज्य में वित्तीय आपातकाल की परिस्थितियां हैं, वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं है, अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। कैसे लगाया जाएगा, अनिश्चित काल के लिए वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। तो ये एक बार अनुमोदन संसद ने कर दिया तो उसकी समय सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए। फिर यहां भी कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी उद्घोषणा के द्वारा इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थितियां 352 में हमने आपको बताई कि 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक देश में। इसकी चर्चा हुई, राष्ट्रपति शासन की चर्चा हुई, जिसमें 130 से ज्यादा 132 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक देश में लगाया जा चुका है। लेकिन अभी तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग देश में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 3 वित्तीय आपातकाल की ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं आई हैं। आई तो हैं 1991 में, देश का वित्तीय हालत खराब थी, उसके बाद बड़े सुधार किए गए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया था। तो इसका प्रभाव क्या होगा, अब देख लीजिए कि संघ के वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति क्या करने लगेगा, निर्देश देगा वित्तीय कि कैसे क्या किया जाए। संघ के वित्तीय मामलों में वो निर्देश देगा। संघ का प्रभाव राज्यों के ऊपर चला जाएगा। मतलब संघ क्या करेगा, संघ अब राज्यों को निर्देश देने लगेगा। तो राष्ट्रपति के नेतृत्व में संघ की सरकार राज्यों के ऊपर क्या करने लगेगी, वित्तीय निर्देश देगी कि आप अपने वित्तीय कार्यों को किस प्रकार से संपन्न करें। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति महोदय राज्य के या फिर संघ के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, हम कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में क्या कर रहे हैं, कटौती। और उसमें कौन शामिल है ये भी जान लीजिए, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग जब करते हैं तो उस स्थिति में समस्त कर्मचारियों और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं, उसमें अलाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं। किसी के भत्ते को या किसी के वेतन को कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वित्तीय स्थिति खराब है। तो ऐसी स्थिति में अब विधानमंडल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो राज्य का विधानमंडल का जो वित्त विधेयक या धन विधेयक होगा, वित्त विधेयक धन विधेयक पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वित्त विधेयक या धन विधेयक जो होगा वो हमेशा राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा जाएगा। अब वो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होगा, उस पर केवल राज्यपाल के कहने से ही काम नहीं चलेगा कि राज्यपाल ने अनुमोदन कर दिया, पास हो गया। तो ऐसा नहीं है। अब उसको किसके लिए कंपल्सरली आरक्षित किया जाएगा, राष्ट्रपति के लिए। राज्य ने कोई धन विधेयक पास किया, राज्यपाल महोदय ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास, कि राष्ट्रपति यदि उस पर अपनी संस्तुति देते हैं तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रावधान वित्तीय आपातकाल के विषय में। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ हुई है। क्या अंतर है तीन प्रकार के आपातकालों में, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा। तो अब अगर शॉर्ट में देखा जाए इस पूरे खंड को, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, तो 3 प्रमुख जो चीजें हैं वो हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपातकाल, और 360 वित्तीय आपातकाल। अब इन्हीं तीनों के प्रभावों पर चर्चा है। अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है उसका प्रभाव 353 में बताया गया है, क्या प्रभाव होगा।
354 में बताया गया है कि राजस्वों का वितरण राष्ट्रपति महोदय संघ और राज्यों के बीच कैसे करेंगे। 355 में क्या कहा गया है, उसकी चर्चा आज भी हुई कि आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से क्या करेगा, राज्यों की सुरक्षा कौन करेगा, केंद्र संघ करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्यों में संवैधानिक सरकार चल रही हो, मतलब संविधान के अनुसार ही सरकार चले। 56 राष्ट्रपति शासन, 57 राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, 58 की चर्चा पहले वीडियो में हमने किया है कि जब 352 का जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाएगी तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत 19 का मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा। उसके बाद 359 की चर्चा की गई है, कैसे राष्ट्रपति महोदय उद्घोषणा के द्वारा मौलिक अधिकारों को रोकेंगे, किसके समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। इसी 359 बहुत महत्वपूर्ण है 359, जिसमें चर्चा की गई है कि दो मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये दो मौलिक अधिकार छोड़कर राष्ट्रपति महोदय अन्य सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर सकते हैं, उद्घोषणा के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर सकते हैं, और आप अपने इस मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उनके संरक्षण के लिए नहीं जा सकते। कब तक के लिए, जब तक राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 360 में चर्चा की गई है, अनुच्छेद 360 में चर्चा की गई है वित्तीय आपातकाल की, जिसमें वित्तीय परिस्थितियां खराब होने पर राष्ट्रपति महोदय वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा करेंगे। संघ राज्यों को निर्देश देगा कि आप अपने वित्तीय मामलों में किस प्रकार से कार्य करें। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों सहित केंद्र और राज्य के कर्मचारियों में राष्ट्रपति महोदय उनके वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं, और उसके साथ साथ राज्य के विधानमंडल के धन और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिए जाते हैं उनके अनुमोदन के लिए। तो ये तीनों प्रकार के आपातकालों की चर्चा हुई। उनमें क्या अंतर है, मैंने इसकी भी चर्चा की। राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगेगा और उसका अनुमोदन संसद कैसे करेगी। 356 के अंतर्गत संवैधानिक आपातकाल कैसे लगेगा, उसका अनुमोदन संसद कैसे करेगी। वित्तीय आपातकाल कैसे लगेगा, संसद उसका अनुमोदन कैसे करेगी। सबका हमने अंतर आपको दिखा दिया। कहाँ राज्य की कार्यपालिका निलंबित होगी, कहाँ राज्य की कार्यपालिका समाप्त कर दी जाएगी, विघटित कर दी जाएगी, ये बर्खास्त कर दी जाएगी। ये सारी चर्चा हमने आपको तीनों आपातकालों का अंतर 2 वीडियो के माध्यम से बता दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं ये दोनों, और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं, चाहे वो देश की शीर्षस्थ उच्चतम परीक्षा IAS हो, या फिर नीचे की परीक्षाएं PCS, SSC, लेखपाल, बैंक PO, इन सब की परीक्षाओं में, या फिर टेट जैसी परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। अब इसके आधार पर आप इनके अंतरों को समझकर आप अपने परीक्षा में संबंधित प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और एक चीज़, PCS की मुख्य परीक्षा देने वाले लोग जिनको दूसरे प्रश्न पत्र में, संविधान से संबंधित प्रश्न पत्र में, GS के प्रश्न पत्र में, यहाँ वो राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल का अंतर लिख सकते हैं। इनके विषय में लिखने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं तो इनके विषय में लिख सकते हैं, इनके प्रभावों की पूरी चर्चा कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आज यही पूर्ण होता है। भाग 18 यही समाप्त होता है। आशा है आपको अपनी परीक्षाओं में इससे व्यापक मदद मिलेगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।